हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो न्यूरल कंट्रोल चैप्टर में आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं बच्चों। दैट इज द कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। यानी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो काम कैसे करता है। वी नो कि न्यूरॉन्स में काम करने की बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है। यूं कह लो तुम, इतना फास्ट ये काम करते हैं। आपने खुद ही फील किया होगा, अगर हमारे चलते वक्त पैर में कांटा भी चुभ जाए तो तुरंत हमारे पैर के रिसेप्टर्स ने उस कांटे की चुभन को मतलब उस स्टिमुलस को रिसीव किया, न्यूरॉन्स ने उस मैसेज को हमारे सीएनएस तक पहुंचाया, सीएनएस ने उसको एनालाइज करके कि भाई पैर की मसल को बोलना है कि पैर हटाओ, वापस से मैसेज भेजा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू और उसके बदले में हमने फिर पैर हटाया। तो ये बोलने में भी मुझे इतना टाइम लग रहा है, इससे कहीं कई गुना कम टाइम लगता है इस एक्शन को करने में। इसको सिंपली आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो आपको नहीं पढ़ना है, हम आपके कोर्स से हट गए हैं, बट ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारे न्यूरॉन्स कितना फास्ट वर्किंग करते हैं। ओके, तो ये जो फास्ट वर्किंग का मैकेनिज्म है ये क्या है, दैट वी हैव टू स्टडी इन टुडेज क्लास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये टॉपिक है ना बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी से इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करके और कुछ ट्रिक्स के साथ इसको समझेंगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर पहले आप इस वर्ड का मतलब समझो कि बेसिकली ये नर्व इंपल्स क्या है। नर्व इंपल्स का मतलब होता है न्यूरॉन से एक मैसेज का जाना। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि डेंड्राइट पे कोई स्टिमुलस लगा, डेंड्राइट ने मैसेज सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी ने मैसेज एक्सॉन के थ्रू आगे पहुंचाया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है डेंड्राइट टू साइटॉन, साइटॉन टू एक्सॉन, एक्सॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, इस पूरे कंडक्शन को ही आप क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स। और इसी नर्व इंपल्स को इलेक्ट्रिक इंपल्स भी कहते हैं। क्यों भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों यूज किया, क्या कोई करंट हमारी बॉडी में बह रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इलेक्ट्रिक इंपल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चीजें बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे जब आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी समझते हो कि भाई देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बल्कि कुछ कैटायंस एंड एनायंस का एक्सचेंज होता है, पोलैरिटी चेंज होती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इस वजह से इसको इलेक्ट्रिक से मतलब कंसर्न करते हैं। तो यहां पर वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स। तो नर्व इंपल्स कह लो चाहे इलेक्ट्रिक इंपल्स कह लो, बात एक ही है। ओके, दूसरी चीज समझना कि हम कह रहे हैं कि न्यूरॉन से मैसेज जा रहा है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैसेज कोई ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है कि भाई हाँ वो ट्रैवल करता हुआ जा रहा है न्यूरॉन में से। मैसेज जाने का या इंपल्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल वे में समझना कि अगर मान लो मैं कह रही हूं कि ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन है, तो जब भी कभी न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस टच करेगा, यानी इसको एक्शन स्टेज में आना है। नॉर्मली हमारे न्यूरॉन्स रेस्टिंग स्टेट में रहते हैं, जैसे हमारी मसल्स रेस्टिंग स्टेट में रहती हैं वैसे न्यूरॉन्स भी रेस्टिंग स्टेट में रहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स जो हैं वो पोलराइज्ड सेल्स हैं। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी मतलब जिसपे कोई ना कोई चार्ज हो। तो हमारे जो न्यूरॉन्स है ना बच्चों, जब ये रेस्टिंग स्टेट में होते हैं ना तो इनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत आसान है याद रखना, जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते, खाली बैठे होते हैं, तो हम एक तरह से नेगेटिव मोड में बैठे हैं। जब कुछ काम करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तभी तो एनर्जी चाहिए, तभी तो पॉजिटिव मोड में आएंगे। तो जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है तो न्यूरॉन के अंदर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और न्यूरॉन के चारों तरफ कोई ना कोई खाली जगह में फ्लूइड प्रेजेंट होगा, हर जगह होता है हमारे हर टिश्यू में। तो यहाँ पर सब जगह टिश्यू फ्लूइड होगा क्या, उस टिश्यू फ्लूइड में जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ बट ऑब्वियस कोई ना कोई कैटायंस यहाँ पर ज्यादा होंगे जिसकी वजह से ये चार्ज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट यस, जब हमारे न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो न्यूरॉन खुद तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूरॉन के चारों तरफ जो फ्लूइड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसको मैं ईसीएफ बोल दूं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोल लो। ओके, तो होता क्या है बच्चों, नर्व इंपल्स का मतलब क्या है कि जैसे ही स्टिमुलस आता है, ये सारा चार्ज है ना, यहाँ पर भी है, सेल बॉडी, इसके बाहर हर जगह है न्यूरॉन में, थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, तो जैसे ही कोई स्टिमुलस टच करता है ना तो इस चार्ज में रिवर्सल हो जाता है। इस पोलैरिटी, ये पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है ये पूरे न्यूरॉन में एक साथ नहीं होती, ये न्यूरॉन के अलग अलग सेगमेंट्स में होती है। जैसे मान लो पहले इस सेगमेंट में हुई, फिर इतने सेगमेंट में हुई, फिर इतने में, फिर इतने में, ऐसे करते करते धीरे धीरे एक एक सेक्शन वाइज ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलती है। तो जिस जगह पर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है ना, बस उसी को आप कह देते हो नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स कोई अलग से चीज नहीं है। नर्व इंपल्स क्या है कि न्यूरॉन के जिस सेगमेंट में रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिल रहा है, यानी अब न्यूरॉन नेगेटिव नहीं रही, वहां से पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब अभी नर्व इंपल्स उस जगह पर है।
अगर मैं इस पूरे न्यूरॉन में कह दूं कि दिस इज साइट ए बी सी डी ई, तो अगर मान लो साइट ए में अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसका मतलब नर्व इंपल्स अभी साइट ए पर है। फिर थोड़ी देर बाद साइट बी पर अंदर वापस पॉजिटिव चार्ज आ गया है, बाहर नेगेटिव हो गया है, तो साइट बी पर नर्व इंपल्स है। समझ गए? ऐसे करके नर्व इंपल्स आगे बढ़ती जाती है। और ये प्रोसेस समझने में तो हमको लगेगा कि यार कितना टाइम कंज्यूमिंग होता होगा, धीरे धीरे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती होगी, बट ऐसा नहीं है, मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स में फास्ट एंड रैपिड कंडक्शन होता है। और उसको शॉर्ट लिव्ड भी कहते हैं ना हम। शॉर्ट लिव्ड क्यों बच्चों? क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इस मैकेनिज्म में कि जैसे ही मान लो साइट ए पे नर्व इंपल्स है, अब साइट बी पर गई ना नर्व इंपल्स, तो साइट ए नॉर्मलाइज हो जाती है, यानी जैसे ही इंपल्स बी पर जाती है साइट ए में वापस पहले जैसी पोलैरिटी आ जाती है, यानी साइट ए में वापस अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर जैसे ही इंपल्स बी से सी पर जाती है तो बी में वापस नॉर्मल पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो जितना फास्ट नर्व इंपल्स बढ़ती जाती है उतना ही पीछे वाला पार्ट क्या होता जाता है, पहले जैसी पोलैरिटी गेन करता जाता है। इसलिए ये प्रोसेस इतना फास्ट है। जब न्यूरॉन को नर्व इंपल्स छोड़ रही होती है तो न्यूरॉन इज अगेन रेडी टू रिसीव अ न्यू इंपल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो इस प्रोसेस को समझने के लिए ना हम 3 स्टेजेस पढ़ेंगे। कौन सी 3 स्टेजेस? पहला हम पढ़ेंगे पोलराइज्ड स्टेट, कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होती है, जब वो कुछ काम नहीं कर रही, तो उस पर क्या पोलैरिटी होती है, क्यों होती है। फिर हम पढ़ेंगे जैसे ही स्टिमुलस मिला तो नर्व काम कर रही है, नर्व इंपल्स ट्रैवल कर रही है, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, दैट इज ट्रैवल ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रैवल कह दो, कंडक्शन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे डीपोलराइजेशन होता जाता है, पीछे वाली साइड का क्या होता जाता है बच्चों, यही वाली पोलैरिटी रीगेन कर लेती है वो, तो उसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। समझ में आई बात? तो 3 स्टेजेस से आप इस प्रोसेस को बहुत इजीली समझ सकते हैं, बट आपको ये बेस समझ में आना चाहिए कि बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है, ओके। अब एनसीईआरटी में जाने से पहले, एनसीईआरटी में इन्होंने शुरू में इस तरह से समझाया, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि हमारा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन पे ये पूरी प्लाज्मा लेमा है ना बच्चों, ये पूरी प्लाज्मा लेमा है उसकी। किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हो आप, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हो। तो ये जो प्लाज्मा लेमा है, ये कौन कौन से चैनल गेट्स इस पर प्रेजेंट हैं, कौन कौन से चैनल्स इस पे प्रेजेंट है, जिसके थ्रू हम कह रहे हैं कि पोलैरिटी चेंज होगी, यानी कोई ना कोई कैटायन एनायन अंदर बाहर जाएंगे, तो उनके लिए कौन कौन से चैनल गेट्स हैं, दैट यू हैव टू स्टडी। आपको आप अपनी एनसीईआरटी में, बल्कि अभी मैं बताऊंगी, एक छोटा सा पॉइंट लिख भी देना इसको बाद में, जिससे आपको कभी भी प्रोसेस रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो, तो होता क्या है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है, इसके थ्रू समझ लेते हैं। ये आपको दिखाई है सेल मेम्ब्रेन, किसकी, न्यूरॉन की। ये देखो न्यूरॉन का सेक्शन यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये न्यूरॉन के अंदर वाला पार्ट है, लिखा है इनसाइड ऑफ द सेल, यानी अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अगर मैं इसको एक्सॉन मेम्ब्रेन मानूं तो ये एक्सोप्लाज्म हो गया। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ यहीं से ये ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगा, डेंड्राइट और साइटोन से, बट मान लो हम एक्सॉन पे अच्छे से समझ सकते हैं इस प्रोसेस को, तो ये एक्सोलेमा है, तो ये तो एक्सोप्लाज्म हुआ, है ना। और न्यूरॉन्स के बाहर चारों तरफ ये वाला इन्होंने बाहर दिखाया, ये बाहर वाला फ्लूइड हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर 3 तरह के चैनल गेट्स होते हैं, होते तो और भी कई सारे हैं, बट मेजर इस प्रोसेस को समझने में जो हमें जरूरी है वो 3 मेजर टाइप ऑफ चैनल गेट्स हैं। कौन कौन से, देखना, जो यहाँ पर इन्होंने इस कलर के बनाए, ऑरेंज से कलर के बनाए हैं, दीज आर द पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, दीज आर द, ये तो हो गए पोटेशियम चैनल्स, दीज आर द पोटेशियम चैनल्स, इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है। ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर सोडियम चैनल्स, ओके, पोटेशियम एंड सोडियम चैनल। और ये जो दिखाया है पर्पल कलर से, ये दोनों के लिए है, ये जब भी खुलेगा सोडियम एंड पोटेशियम को साथ में ट्रांसपोर्ट करेगा, एंटीपोर्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और पंप वर्ड यूज किया है, इसका मतलब हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी इससे एटीपी जुड़ा हुआ होगा, और जब भी ये खुलेगा तो एटीपी भी खर्च होगा। ठीक है, तभी हमने पंप वर्ड यूज किया है। इनमें एटीपी की जरूरत नहीं है। ये जो है सोडियम और पोटेशियम चैनल ना, दीज आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये क्या है, अभी आपको नहीं लिखना, मैं बहुत इजी वे में लिखवा दूंगी, दीज आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, वोल्टेज गेटेड मतलब जब भी स्टिमुलस आएगा, यहाँ पे हम स्टिमुलस और जो भी ये पोलैरिटी चेंज हो रही है उसको वोल्टेज बोल रहे हैं। ओके, तो जब भी स्टिमुलस आएगा
तो ये जो चैनल गेट्स हैं ये खुलेंगे बंद होंगे अकॉर्डिंगली, तो दीज आर द वोल्टेज गेटेड चैनल, ओके। और ये जो चैनल्स हैं बच्चों सोडियम पोटेशियम वाले अलग अलग वाले, इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं अभी, सोडियम और पोटेशियम वाले अलग अलग जो चैनल्स हैं ये हमेशा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब कि ये सोडियम आयंस को हाई से लो की तरफ भेजेंगे, या पोटेशियम चैनल है तो पोटेशियम आयन को हाई से लो की तरफ भेजेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई आपको। तो किसी भी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर आप इसको इस तरह से एक चार्ट बना के लिख सकते हैं। 3 मेजर टाइप के आयन चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या फर्क है? ये दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, जबकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा और एटीपी खर्च होगा। एक्टिव है तो बटा ऑब्वियस एटीपी खर्च हो ही रहा है, ठीक है। अब इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, हर जगह यूज की जाती है ट्रिक। नोकिया के फोन चलते थे पहले, तो सोडियम पोटेशियम पंप की वर्किंग को समझने के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज नोकिया। नोकिया का मतलब क्या है यहाँ पे देखना, N फॉर सोडियम, O फॉर आउट, K फॉर पोटेशियम, I फॉर इन। मतलब जब भी कभी सोडियम पोटेशियम पंप खुलेगा ना तो ये हमेशा नोकिया यानी सोडियम को आउट और पोटेशियम को इन, सोडियम को बाहर फेंकेगा पोटेशियम को अंदर लेगा। जब भी कभी ये खुलेगा तो ये सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को अंदर लेगा। बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप तो नोकिया याद रखो और A फॉर एटीपी भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसमें भी इसमें एक कंडीशन और होती है, एनसीईआरटी में दे रखी है कि जब भी ये खुलता है ना तो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। इसमें भी हमें नीट में कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो भी इसी ट्रिक में छुपा है। देखो सोडियम को आउट, आउट में 3 लेटर्स हैं तो 3 सोडियम, पोटेशियम को इन, इनमें 2 लेटर्स हैं तो 2 पोटेशियम, ठीक है। तो जब भी सोडियम पोटेशियम पंप खुलेगा तो ये कैसे वर्क करेगा, इस पर सोडियम के लिए 3 साइड्स होती हैं जबकि पोटेशियम के लिए 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये 3 सोडियम को अपने से जोड़ता है और 2 पोटेशियम को अपने से जोड़ता है। सोडियम आयंस को हमेशा बाहर फेंकता है, 3 सोडियम आयंस को, और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेता है, ठीक है। क्लियर? तो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में समझ में आ गया, सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल के बारे में अलग अलग समझ में आ गया। तो ये न्यूरॉन के 3 चैनल गेट्स हैं जिनकी वजह से न्यूरॉन पोलैरिटी मेंटेन करेगी, डीपोलराइज्ड होगी और रीपोलराइज्ड होगी। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब न्यूरॉन पोलराइज स्टेट में है, जब वो कुछ काम नहीं कर रही है, रेस्टिंग स्टेट में है, उसको पोलराइज्ड बोलते हैं क्योंकि न्यूरॉन के अंदर और बाहर अलग अलग चार्ज है। तो यस, न्यूरॉन इज पोलराइज सेल, ठीक है। तो कौन कैसी है वो पोलैरिटी, हम ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब न्यूरॉन पोलराइज स्टेट में है तो न्यूरॉन पे कैसा चार्ज है बच्चों। जब न्यूरॉन पोलराइज स्टेट पर है, हम इसको हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम कह रहे हैं कि न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है और न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा ही कह रहे हैं ना हम। कब? जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर है। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है क्यों, वाई, अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों है। तो समझना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक है कि यहाँ पर ये जो चार्ज का खेल है ना, ये मेनली 2 आयंस की वजह से है, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। जो सोडियम आयंस है ना वो बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, पोटेशियम आयंस भी बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, ठीक है। तो अभी नेगेटिव चार्ज पे बाद में जाना, पहले तो ये देखो कि कौन ज्यादा कहां पर है, बाहर की अंदर। तो हमेशा याद रखना कि बाहर जो टिश्यू फ्लूइड है, वैसे भी हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जितने भी बॉडी में टिश्यू फ्लूइड होते हैं या ब्लड है, जो सेल्स के बाहर वाला फ्लूइड है, वो हमेशा सोडियम रिच होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के बाहर जो फ्लूइड है ना, उसमें कौन से आयंस ज्यादा हैं बच्चों, सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं और अंदर सोडियम आयंस कंपैरेटिवली कम होते हैं। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, बाहर सोडियम आयंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जबकि पोटेशियम आयंस जो हैं उसको बोलते हैं दीज आर द आयंस ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स। कोई भी सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उनमें किन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, पोटेशियम आयंस की, ठीक है। तो अंदर जो फ्लूइड है उसमें कौन ज्यादा है, उसमें ज्यादा है पोटेशियम आयंस, कंपैरेटिव इन कंपैरिजन टू आउटर फ्लूइड है। तो दोनों जगह, बट ज्यादा कम कहां है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। देखो कि यहां पर आप ऐसे याद रखना कि ये जो है ना न्यूरॉन, इसके अंदर के, तो के को आप कैसे याद रखोगे, के मतलब पोटेशियम ना, तो आपको 2 टर्म्स याद रखनी है, प्रेटी पोटेशियम एंड स्ट्रॉन्ग सोडियम।
ठीक है, यानी यूं समझ लो कि अंदर ये एक घर है जिसके अंदर कुछ प्रेटी गर्ल्स बैठी हुई हैं, ठीक है। तो वो जो पोटेशियम है, पी फॉर पोटेशियम, पी फॉर प्रेटी, तो प्रेटी पोटेशियम तो घर के अंदर बैठे हुए हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर कुछ गार्ड्स, कुछ बॉडी गार्ड्स अपॉइंट करे हुए हैं। जो बॉडी गार्ड्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, बट ऑब्वियस, तो एस फॉर स्ट्रांग, एस फॉर सोडियम, ठीक है। तो जो स्ट्रांग सोडियम है, स्ट्रांग यानी बॉडी गार्ड्स, वो तो कहाँ रहते हैं, घर के बाहर यानी न्यूरॉन के बाहर, और जो प्रेटी पोटेशियम है वो कहाँ है, घर के अंदर। तो आपको इस ट्रिक से भी इजीली ये ध्यान रहेगा। आप कोई और भी अच्छी ट्रिक खुद बना सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की रेस्टिंग स्टेट पर कौन से आयंस कहां पर ज्यादा होंगे, ठीक है। पर अब तुम्हें लगेगा कि मैम दोनों ही जगह कोई ना कोई पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो फिर दोनों ही जगह पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था ना। बिल्कुल होना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर एक चीज और है। क्या है वो एक चीज और? न्यूरॉन के अंदर बच्चों, एक मिनट रुकना जरा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। न्यूरॉन के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होती हैं। क्या होती हैं? कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। दीज आर द नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, जिनका कोई आवागमन नहीं करना हमें, उनको अंदर बाहर नहीं भेजना, ये अंदर ही बैठी हुई हैं। और इन नेगेटिव, क्योंकि वैसे भी आपको पता है प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है, तो ना तो इनके लिए कोई चैनल गेट है, ना इनका कोई एक्सचेंज होगा। बस रेस्टिंग स्टेट में इनके अंदर प्रेजेंस की वजह से जो न्यूरॉन है वो अंदर से कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो एक तो आपको सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेप्ट अलग याद रखना है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन सब बार बार नहीं पढ़नी, सिर्फ पोलराइज स्टेट में ही आपको याद रखना है कि न्यूरॉन नेगेटिव क्यों होती है। जब न्यूरॉन के पास अंदर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पोटेशियम आयन खूब सारे हैं, तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए थी, बट उनसे भी ज्यादा इसके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, जिसकी वजह से न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर नेगेटिव होती है। क्लियर? ये सारी कहानी समझ में आ गई तुमको? ये हमने रेस्टिंग स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखा कि कैसा होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आपको ये समझाया है कि इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कैसे करती है न्यूरॉन, ठीक है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हर जगह चैनल गेट्स लगे हुए हैं, 3D में इमेजिन करो न्यूरॉन, है ना, सेल तो चारों तरफ से बंद होगा ना, तो पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, चैनल गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हम कहें कि यहाँ पर ये रहा सोडियम चैनल, ये रहा पोटेशियम चैनल। आज का टॉपिक ना पूरा समझने का है, समझ लोगे तो एनसीईआरटी से तुरंत समझ में आ जाएगा पढ़ोगे जब, ठीक है। और मान लो इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, मान लो ये रहे, मतलब इनसे मतलब नहीं है, मतलब इनका कोई एक्सचेंज नहीं करवाना है आपको, ये पड़े हुए हैं, अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो एक और जो है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, ये ऐसे बना देती हूँ मैं एटीपी। तो दीज आर द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना, इनको लीक चैनल्स भी बोलते हैं। लीक चैनल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली एक न्यूरॉन पर जब बहुत सारे पोटेशियम चैनल होते हैं तो कुछ है ना हमेशा खुले पड़े रहते हैं, सारे नहीं कह रही मैं, कुछ पोटेशियम चैनल्स हमेशा खुले पड़े रहते हैं। यूं समझ लो कि अंदर जो प्रेटी गर्ल्स रहती हैं, प्रेटी पोटेशियम रहते हैं, उनको बाहर भी तो जाना पड़ेगा ना कुछ सामान वामान लेने के लिए, तो कुछ दरवाजे जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, जिससे वो इजीली बाहर जा सके अपना सामान लेने, ठीक है। तो ये जो सोडियम चैनल्स है ना, ये क्या होते हैं, कुछ चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं और थोड़ा थोड़ा पोटेशियम जो है वो बाहर जाता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसा होता रहा तो फिर तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट गड़बड़ हो जाएगा ना, बाहर पोटेशियम ज्यादा हो जाएंगे ना, तो वो ना हो, इसलिए रेस्टिंग स्टेट के दौरान सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेटेड रहता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, जैसे ही इसको लगता है कि यार पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर चले गए, तुरंत पोटेशियम को अंदर पंप कर लेता है, अंदर खींच लेता है, ठीक है। लेकिन ये इसका काम क्या है, ये तो जब भी खुलेगा सोडियम पोटेशियम दोनों को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जब भी ये खुल रहा है रेस्टिंग स्टेट के दौरान, तब ये 2 पोटेशियम को अंदर लेता है और 3 सोडियम को बाहर भी भेजता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये मतलब ये 3 सोडियम इसने बाहर क्यों भेजे, ये तुमको अभी रीपोलराइजेशन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम ये समझ लो कि एक न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करना किसका काम है, इसी पंप का। न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेट पर होती है ना, तब भी उसको अपना एटीपी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर मान लो न्यूरॉन में ये पोटेंशियल डिस्टर्ब हो गया ना,
अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं रहा, बाहर पॉजिटिव नहीं रहा, तो न्यूरॉन कांट रिसीव द स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस आएगा न्यूरॉन उसको रिसीव ही नहीं कर सकती। ये बहुत जरूरी है कि न्यूरॉन अगर किसी स्टिमुलस को रिसीव करना चाहती है तो न्यूरॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल होना चाहिए -70 मिलीवोल्ट। कितना होना चाहिए? -70 मिलीवोल्ट, दैट यू हैव टू रिमेंबर, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन करने के लिए जो थोड़े थोड़े पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, तुरंत सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है और पोटेशियम को वापस अंदर ले लेता है, उसके बदले में लेकिन कुछ सोडियम भी बाहर फेंकने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। सोडियम पंप अभी बंद पड़े हैं, सोडियम पंप मतलब सोडियम पंप क्या, सोडियम चैनल्स अभी बंद पड़े हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। इनमें से कुछ खुले हैं, ठीक है, सारे नहीं, कुछ खुले हैं, लीक चैनल्स, यहाँ पे लीक वर्ड लिख देती हूं मैं, ओके। और ये जो है ये एक्टिवेटेड है, पंप इज एक्टिवेटेड। तो मेन क्वेश्चन जो नीट में बार बार आता है वो ये कि न्यूरॉन्स के रेस्टिंग स्टेट को कौन मेंटेन करता है, तो डू रिमेंबर इट इज द सोडियम पोटेशियम पंप, जो इस पोटेंशियल को, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है, अब इसी चीज को एनसीईआरटी में देखते हैं कि एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, फिर हम जाएंगे इसकी एक्शन स्टेट पर। ओके, तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, न्यूरॉन्स आर excitable cells, yes we know, because their membranes are in a polarized state. Do you know why the membrane is polarized? Because different types of ion channels are present on the neural membrane and these ion channels are selectively permeable to different ion. जैसे हमने देखा पोटेशियम चैनल पोटेशियम के लिए है, सोडियम चैनल सोडियम के लिए है, ऐसा थोड़ी ना है कि उससे क्लोराइड या कैल्शियम भी आ जाएगा, नहीं, जो जिसके लिए बना है वो उसी के लिए परमिएबल है, तो उसको कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, यानी बात हो रही है न्यूरॉन के रेस्टिंग स्टेट की, तो क्या होता है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन, यहाँ पे उन्होंने एक्सोनल मेम्ब्रेन लिखा है बट मतलब पूरी न्यूरल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। किससे कंपेयर किया है, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। सही है क्या? क्यों कहा ऐसा? क्योंकि कुछ पोटेशियम चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं, तो मतलब पोटेशियम चैनल्स के लिए तो ये परमिएबल है, लेकिन सोडियम चैनल सारे के सारे बंद पड़े हैं, तो नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, आगे लिखा है सिमिलरली द मेम्ब्रेन, ये भी ध्यान रखना कि द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। इनके लिए तो हमेशा ही इम्परमिएबल रहती है, इन प्रोटीन्स के लिए कोई चैनल गेट्स अलग से नहीं बने हुए हैं इस मैकेनिज्म में। ठीक है, नाउ इस वजह से अभी सोडियम पोटेशियम पंप की कहानी नहीं आई, भी तो ये कह रहे हैं कि भाई सोडियम और पोटेशियम चैनल की वजह से क्या हुआ। नाउ कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म कैसा होगा बच्चों बताओ, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, यस और नो, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर दो चीजें ज्यादा है, हमने डायग्राम में भी दिखा दी है, एक तो पोटेशियम आयन ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। ये क्या है अंदर, दिस इज द एक्सोप्लाज्म, ये पूरा जो हमने बनाया है दिस इज एक्सोप्लाज्म, ये पूरा। ठीक है, लिख मैंने यहाँ दिया है बट यहाँ की बात हो रही है। और बाहर क्या है, बाहर है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एंड तीसरी चीज क्या है इसमें, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, किसी पर भी क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कर सकते हो। ठीक है, while the fluid outside the axon contain low concentration of potassium, yes, pretty potassium बाहर नहीं है, कम है, high concentration of sodium, yes, strong sodium बाहर खूब सारे हैं, and form a concentration gradient। negatively charged proteins का बाहर कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, क्लियर। These ionic gradients across, इसको हाईलाइट करते हैं हम इस पॉइंट को, these ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport, आ गया ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ATP खर्च होगा, of ions by सोडियम पोटेशियम पंप, जो जब भी खुलेगा क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को अंदर लेगा। ठीक है, फेंकेगा मतलब इसलिए बोल रही हूँ जैसे आपको लग रहा है पंप, एनर्जी लगानी पड़ रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, तो डू रिमेंबर रेस्टिंग पोटेंशियल को कौन मेंटेन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। कैसे करता है, नोकिया के थ्रू, सोडियम आउट पोटेशियम इन। ठीक, क्लियर। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द, कहाँ गया, एज अ रिजल्ट
just a minute. As a result, the outer surface of the axon has positive charge. किसकी वजह से? सोडियम की वजह से. While inner surface is negatively charged. किसकी वजह से? नेगेटिव प्रोटीन्स की वजह से. ठीक है ना? नो डाउट उसमें पोटेशियम आयन ज्यादा है, बट पोटेशियम कोई आयन थोड़ी ना है. चार्ज किसने दिया है इसको? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ने. ओके, देयरफॉर इट इज पोलराइज्ड. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो मैं कह रही हूँ ना -70 मिलीवोल्ट, ये जितना अंदर नेगेटिव चार्ज है और जितना अंदर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को मेजर करके उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो वो कितना आता है? वो आता है -70 मिलीवोल्ट, और इसी को कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. आपकी बुक में वैल्यू नहीं दी है, लिख लो, पूछते हैं नीट में. इट इज -70 मिलीवोल्ट. ये देखो यहाँ पे कितना अच्छे से डायग्राम से बताया कि अगर हम गैल्वेनोमीटर से इसको मेजर करेंगे, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना इसका, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होगा? यहाँ पर ये -70 पर आएगी निडल, तो इसका मतलब जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर है तब वो कितना चार्ज है? -70 मिलीवोल्ट. ओके, यहाँ पर आपको तीनों चैनल्स दिखा दिए, उसमें से क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो लीक चैनल्स हैं, थोड़ा थोड़ा पोटेशियम को बाहर भेजेंगे. सोडियम चैनल्स कंप्लीटली बंद रहेंगे, और सोडियम पोटेशियम पंप सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा. ये भी सिर्फ कुछ खुले हुए हैं, ज्यादातर तो बंद ही हैं. तो मेन रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान मेन काम किसका है? सोडियम पोटेशियम पंप का, जिसमें लगातार एटीपी खर्च होगी. तो न्यूरॉन्स को अपनी रेस्टिंग स्टेट मेंटेन करने के लिए भी एटीपी खर्च करना पड़ता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम मेन प्रोसेस पर कि न्यूरॉन, हम कह रहे हैं ना कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगी. जैसे स्टिमुलस आएगा न्यूरॉन में, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये कैसे हुआ? इस प्रोसेस को कहते हैं डीपोलराइजेशन. पोलैरिटी का रिवर्स हो जाना. डीपोलराइजेशन को सिंपली आप लिख सकते हो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. ठीक है, देखें क्या लिखा है, या पहले समझें, पहले समझते हैं फिर पढ़ेंगे एनसीईआरटी से. देखो अब क्या होगा, अब समझना. ये वाला डायग्राम में देख रहे थे ना हम, इसी डायग्राम में बता दूं क्या? इसी में बता देती हूँ, रुको इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको यहाँ ले लेते हैं हम डीपोलराइजेशन में. इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं. अब हम देख रहे हैं कि जब डीपोलराइजेशन होगा तो कैसे होगा. ठीक है, तो डीपोलराइजेशन में क्या होगा बच्चों कि ये जो चैनल गेट्स है ना, उनमें देखना क्या चेंज होगा. अब डीपोलराइजेशन में क्या करना है? डीपोलराइजेशन के लिए हम चाहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाए, यानी कि अंदर किसी भी तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जो कि मैंने आपको कहा पूरे न्यूरॉन में एक साथ नहीं आएगा, एक सेगमेंट पर आएगा, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेगा. ओके, तो मान लो हम इस सेगमेंट पर बढ़ बढ़ के ये यहाँ पहुंच गया है. इस सेगमेंट पर समझते हैं हम कि कैसे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ. हाँ, तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का कारण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल. जिस भी जगह पर स्टिमुलस टच करता है वहां पर प्रेजेंट सारे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं. आप यूं समझ लो कि ये स्टिमुलस एक चोर है, इस घर में चोरी करने आया है, तो जैसे ही उस चोर ने घर में एंटर किया, तुरंत बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए और वो घर के अंदर जा रहे हैं. तो सिंपली जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा? स्टिमुलस की वजह से न्यूरॉन पे प्रेजेंट सोडियम चैनल्स विल ओपन. सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? ओपन हो जाएंगे, और इनके ओपन होते ही देयर इज अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहां लिखना है देयर इज अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. ये वर्ड अगर याद रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे, रटना नहीं है, समझ के. बॉडीगार्ड्स को अंदर आना है क्योंकि चोर आ गया है. ठीक है, तो देयर इज अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. तो आप सोचो बाहर कितने सारे सोडियम आयंस थे, सारे के सारे एकदम से अंदर आ रहे हैं, तो क्या होगा? देयर इज अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, और अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा? अंदर चार्ज हो जाएगा, अंदर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव. कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव. ठीक है, तो यहां पर हम बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज हो गया. क्यों हुआ समझ गए? ड्यू टू एंट्री ऑफ बॉडीगार्ड्स यानी कि सोडियम. और क्योंकि सोडियम अंदर आ गए, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना, तो बाहर कैसा चार्ज हो जाएगा? बाहर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है, जिस सेगमेंट में ये चेंज होगा उस सेगमेंट को आप कहोगे दिस इज डीपोलराइज्ड. ये सेगमेंट कैसा हो गया है? अब पोलराइज नहीं रहा, ये डीपोलराइज्ड हो गया, और इसी डीपोलराइज्ड को आप कह देते हो दिस इज अ नर्व इंपल्स. नर्व इंपल्स कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी को कहते हैं कि बस मैसेज ट्रैवल हो गया यहाँ से. ठीक है, और बहुत फटाफट फटाफट ये चेंज आगे के पार्ट्स में भी होता जाएगा. पर अभी एक बार हम इसी पर फोकस करें तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या कहा? सिंपली
जैसे ही स्टिमुलस आया, ये यहाँ से शुरू हुआ है बच्चों, मैं तो आपको इजीली यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं इसलिए यहाँ समझा रही हूँ, मैं समझना कि सीधा यहीं पर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही स्टिमुलस आया, सोडियम चैनल्स खुल गए, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ और अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंपल सी बात है। बाहर नेगेटिव चार्ज रह गया। इस समय अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो जो डिफरेंस आता है वो पॉजिटिव में आता है और उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल की जगह क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। उसकी वैल्यू होती है बच्चों +35 मिलीवोल्ट। अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, ठीक है, +70 का तो आधा हो गया 35, लेकिन चार्ज ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो +35 मिलीवोल्ट को कहा जाता है न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल। ओके, अगेन वही, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो जब हम मेजर करते हैं तो देखो जो निडल होगी वो लगभग 30 + 35 पर दिखेगी। और ये क्यों हुआ, यहाँ पर अब देखो क्या ओपन दिखाया है आपको, यहाँ पर सोडियम चैनल्स की ओपनिंग दिखाई है। अब वो सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह की जरूरत नहीं है बच्चों, वो बंद हो जाएंगे अब सारे। अभी सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत तो अब बाद में रीपोलराइजेशन के वक्त पड़ेगी, जब रीपोलराइजेशन के भी बिल्कुल एंड स्टेट में पड़ेगी, ठीक है। तो डू रिमेंबर कि न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम चैनल। जैसे मैंने कहा था पोलराइज्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम पोटेशियम पंप, वैसे डीपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम चैनल्स। इस वक्त बाकी जो चीजें हैं, जो पोटेशियम चैनल लीक चैनल है, वो तो वैसे के वैसे ही, थोड़े बहुत जो ओपन थे वो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो वैसे ही हैं, ठीक है। और ये हो गए हैं बंद, सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो गए हैं, बंद। क्लियर, बात समझ में आ गई क्या। नाउ अब क्या होगा भाई, अब डीपोलराइजेशन को एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हैं। देखो, यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। पहले जनरेट हो रहा है और फिर आगे कंडक्ट हो रहा है, ये हमने एक बार जनरेट पढ़ लिया, ठीक है। व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, सपोज इट इज अ साइट ए ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जो रेस्टिंग स्टेट में है, तो मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। अभी तक जो मेम्ब्रेन नियरली इम्परमिएबल थी सोडियम के लिए, वो क्या हो गई है, फ्रीली परमिएबल हो गई है सोडियम के लिए। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम लीड्स टू रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एंड दिस इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। जिसकी वजह से क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का मतलब आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज चला गया और इनर साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and this is called depolarized. The electric potential difference across the plasma membrane at this site is called action potential, which is in fact a nerve impulse. यही action potential क्या है, nerve impulse है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू नहीं दे रखी है, आप लिख लो, it is +35 मिलीवोल्ट, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही हमने कहा कि मान लो साइट ए पर ये चेंज हुए हैं, अब नेक्स्ट इसके जस्ट बाद तुरंत साइट बी पर ये चेंज होंगे। तो देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में ना एक डायग्राम दिया है बच्चों आपको, इस डायग्राम में आपको ये समझाया है, इन्होंने इसको ना पूरा करंट से कंपेयर किया है। जैसे आप बोलते हो ना कि करंट के फ्लो के लिए कंप्लीट सर्किट का होना जरूरी है, तो यहाँ पर वो सर्किट कैसे बना समझना। ये कह रहा है कि सपोज ये साइट ए है जहां पर अंदर इन्होंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है फर्स्ट डायग्राम में, इसका मतलब ये डीपोलराइज हो चुका है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी ये डीपोलराइज्ड है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिखाया है इन्होंने, अभी भी इसको डीपोलराइज्ड ही दिखाया है, ठीक है, वही अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और इसके आगे वाला जो पार्ट होगा बी पार्ट, बट ऑब्वियस ये अभी पोलराइज स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है, पोलराइज स्टेट में है, ठीक है। तो देखना, क्या अगर हम ध्यान से देखें अंदर, ये आपको दिख रहा है ना, क्या अगर हम ध्यान से देखें अंदर, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम एक एरो बना सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि इंपल्स जो है वो आगे ट्रैवल कर रही है। क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि अभी कुछ देर बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बाहर देखें तो बाहर क्या कंडीशन है भाई, बाहर ये कंडीशन है कि अगर ए साइड पर बाहर नेगेटिव चार्ज है तो बी साइड पर बाहर पॉजिटिव चार्ज है ना। और कुछ देर बाद जब नर्व इंपल्स बी पे पहुंचेगी तो क्या होगा बताओ, बी पर तो अंदर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जो साइड ए है ना बच्चों, वो कैसी हो जाएगी, वो वापस रीपोलराइज्ड होगी, यानी ए साइड पर वापस से अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर बाद साइड ए पर होगा, तो बाहर एरो बना दिया। तो एनसीईआरटी में लिखा है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना मुश्किल है आई नो, बट आपको इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, आपको तीनों स्टेट को साथ में माइंड में रख के चलना है।
कि भाई अगर ये डीपोलराइज्ड है और बी अभी पोलराइज्ड है तो कुछ देर बाद ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ जाएगा और बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा, यानी कि देयर इज अ कंप्लीट सर्किट। इन्होंने इसको एरो को कि ये कह रहा है कि अंदर तो कहां बढ़ रहा है, आगे, और बाहर कहां बढ़ रहा है, पीछे। तो इससे क्या होगा, एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा जिससे नर्व इंपल्स आगे आगे फिर हर जोन में बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई ट्रैवल करती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है देखो, कहां गया एनसीईआरटी, ये रहा। द इलेक्ट्रिक एट साइट इमीडिएटली अहेड, दैट इज सपोज साइट बी, membrane has a positive charge, yes, on the outer surface, while negative charge on the inner surface. As a result, a current flow on the inner surface from site A to site B, while on the outer surface current flow from site B to site A. Towards negative charge current flow कर रहा है to complete the circuit of current flow. Hence, the polarity at the site is reversed. थोड़ी देर बाद साइट बी पर रिवर्स हो जाएगी एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी, यानी हम कह सकते हैं द इम्पल्स जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। ठीक है, उलझना मत इसमें, बस ये सिंपली आपको समझाया है, थोड़ा सा इसको करंट से कंपेयर किया है, बाकी यहाँ पे कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म तो ऊपर ही क्लियर हो गया हमको। ठीक है, द सीक्वेंस इज रिपीटेड along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. तो impulse generate कैसे हुई, by the opening of sodium ion, जिस पार्ट में सोडियम आयन सोडियम चैनल खुलते जाएंगे वहां वहां इंपल्स कंडक्ट करती जाएगी। ठीक है, कैसे, उसके लिए एक फ्लो बनेगा, करंट का एक सर्किट बनेगा, वो हमने यहाँ पर समझ लिया। ओके, तो सिंपली डीपोलराइजेशन को आप इतना ज्यादा ना एकदम ऐसा टॉपिक बना के रखते हो कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें एक ही तो चीज हो रही है कि स्टिमुलस आ गया, चोर आ गया, बॉडीगार्ड्स अंदर आ रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग सोडियम अंदर आ रहे हैं, नथिंग एल्स, और उनके अंदर आने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, बाहर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया है, और इस वजह से न्यूरॉन पर रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल आ गया है, और एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस 35 मिलीवोल्ट। ठीक है, क्लियर, इसी को आप कहते हो डीपोलराइजेशन या सिंपली नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और तो कुछ नहीं है ना इसमें, समझ में आ गई बात। चलो भाई, अब आता है क्वेश्चन, हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे नर्व इंपल्स आगे बढ़ेगी पीछे वाली साइट नॉर्मलाइज भी करनी है, वो कैसे होगा उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो मैकेनिज्म क्या है उसका, आगे एनसीईआरटी में बताया है, अब हमें समझना है रीपोलराइजेशन। इसके लिए सिर्फ 3 से 4 लाइंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। रीपोलराइजेशन कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पर रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन में क्या होगा, अब हमें इस साइड को रीपोलराइज करवाना है, अभी करवाते हैं, देखो कैसे होगी, समझेंगे अभी हम। ठीक है, और इस साइड को डीपोलराइज करवाना है कि नहीं, नेक्स्ट वाली साइड को डीपोलराइज करवाना है। एक बार इन चीजों को यहां से हटा देते हैं, ओहो, ठीक, तो देखो क्या होगा, अगर सपोज करो दिस इज साइट, ये है साइट ए और ये है साइट बी, है ना, तो साइट ए पर क्या हो रहा है, अच्छा ये मत समझना तुम बच्चों की ये एक सोडियम चैनल यहाँ, एक पोटेशियम यहाँ है, पंप यहाँ है, हर साइट पर खूब सारे हजारों खूब सारे चैनल गेट्स होते हैं, यहाँ सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप सब हैं, इस साइड पे भी सब हैं, इधर भी सब हैं, तो हमने समझने के लिए उनको दूर दूर लिखा था सिर्फ। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पर सारे चार्ज हटा दो एक बार, ठीक है, जिससे तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो साइट ए है जहां पर सोडियम चैनल्स भी हैं, पोटेशियम चैनल्स भी हैं और सोडियम पोटेशियम पंप भी है, साइट बी पर सोडियम चैनल्स भी है, पोटेशियम चैनल्स भी है और सोडियम पोटेशियम पंप भी है। ठीक है, तो साइट बी में तो करना है डीपोलराइजेशन, तो वी नो कि साइट बी में अगर आपको डीपोलराइजेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली सोडियम चैनल्स को खोलना है एंड देयर इज अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है भाई, ठीक है, तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, अंदर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात, बाकी सब चीजें पड़ी हैं बंद, पोटेशियम चैनल थोड़े से वो लीक चैनल्स हैं, बाकी जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं वो तो बंद ही पड़े हैं। ठीक है, दीज आर द लीक चैनल्स।
अब समझना क्या होगा। रीपोलराइजेशन के लिए क्या होता है बच्चों, हमने 3 तरह के चैनल गेट्स पढ़े ना। एक का रोल हमने रेस्टिंग पोटेंशियल में पढ़ लिया, एक का रोल हमने डीपोलराइजेशन में पढ़ लिया। अब तीसरा वाला कह रहा है यार मेरी भी तो कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, पोटेशियम चैनल कह रहा है मेरे को भी तो कोई इंपॉर्टेंस दो। तो अब पोटेशियम चैनल की इंपॉर्टेंस आएगी। क्या करेंगे पोटेशियम चैनल, नो डाउट ये लीक चैनल्स हैं, थोड़े बहुत हमेशा खुले रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चैनल्स तो अभी तक बंद पड़े थे ना। अगर नेचर ने इनको इतने सारे नंबर में बनाया है तो इनकी भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी। तो पोटेशियम चैनल्स अब रीपोलराइजेशन में अपना मेन रोल प्ले करेंगे। समझना क्या होगा कि जो सोडियम चैनल्स खुले थे ना बच्चों डीपोलराइजेशन के लिए, जिसकी वजह से इस साइड पर भी अंदर खूब सारे सोडियम आयंस आ गए थे, है ना, ये सोडियम चैनल्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी ये बहुत कम समय के लिए खुलते हैं। यानी बॉडीगार्ड्स अंदर तो आ गए बट अब ये चैनल हो गए बंद, ये बॉडीगार्ड बाहर नहीं जा सकते। चैनल क्या हो गए, बंद हो गए, तो बॉडीगार्ड अंदर आके अंदर ही अटक गए। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप तो वैसे ही बंद पड़ा है, वरना ये इनसे बाहर निकल जाते। ठीक है, और तो यानी सोडियम चैनल्स के लिए बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए और सोडियम चैनल्स अंदर अटक गए। और जब तक आप इन सोडियम आयंस को बाहर नहीं भेजोगे तब तक अंदर वापस नेगेटिव चार्ज कैसे लाओगे, क्योंकि अंदर पोटेशियम तो पहले से ही ज्यादा था और अब सोडियम आयंस भी अंदर इतने सारे पड़े हैं तो अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है। हम कह रहे हैं कि हमको रीपोलराइजेशन करना है, नेगेटिव चार्ज वापस लाना है। लाओ, कैसे लाओगे, तो सोडियम आयन तो बेचारे फंस गए, बॉडीगार्ड तो अभी कुछ देर के लिए अंदर ही बैठे रहेंगे। क्या होगा, पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे, जो बंद पड़े थे ना इतने सारे पोटेशियम चैनल, दे ऑल ओपन। और उन सबके ओपन होते ही क्या होगा, देयर इज अ इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। क्या होगा बच्चों, देयर इज अ इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस को, वो जो प्रेटी पोटेशियम बैठा है ना, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देंगे। इसको मैं बच्चों को ऐसे भी समझा देती हूँ कि वो समझ लो कि जो बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए दरवाजों से, अब सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब बॉडीगार्ड और चोर में डिशम डिशम होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। तो उस लड़ाई में कहीं वो प्रेटी पोटेशियम्स को चोट ना आ जाए तो उनको एक बार बाहर निकाला जा रहा है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो वो प्रेटी पोटेशियम को फटाफट सारे दरवाजे खोलकर बाहर निकाल दिया। ठीक है, लेकिन बॉडीगार्ड्स अंदर ही बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सोडियम आयन तो अंदर ही बैठे हुए हैं, फिर भी हमको रीपोलराइजेशन करवाना है, तो रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन, पोटेशियम चैनल्स। जबकि डीपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, सोडियम चैनल्स। और पोलराइज स्टेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, पोलराइज स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप फॉर पोलराइज स्टेट। ठीक है क्या, तो जैसे ही पोटेशियम चैनल्स खुले और पोटेशियम आयंस बाहर गए तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अंदर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव आयंस की कमी हो गई, तो अंदर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाहर वापस से पोटेशियम आयन पहुंच गए ना। चाहे से सोडियम अंदर आ गए थे बट लगभग उसी के रेशो में समझ लो, बल्कि उससे भी ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर पहुंच गए हैं, तो बाहर वापस जाके वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। तो वही पहले जैसी कंडीशन आ गई क्या, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। तो हम इसको कह देंगे कि न्यूरॉन का ये सेगमेंट अब रीपोलराइज हो गया है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है, देखो पोलैरिटी तो वापस हमने गेन कर ली, न्यूरॉन ने गेन कर ली, बट ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा मतलब बॉडीगार्ड्स को होना चाहिए था बाहर और प्रेटी पोटेशियम्स को होना चाहिए था अंदर, बट यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। पोटेशियम रह गए बाहर जिनको घर के अंदर रखना था और बॉडीगार्ड्स कैद हो गए हैं घर के अंदर। तो रीपोलराइजेशन कंप्लीट कब होगा, रीपोलराइजेशन को कंप्लीट मानेंगे नाउ दीज पंप्स विल ओपन। अब क्या होगा, ऐसे समझ लो कि रीपोलराइजेशन 2 फेजेस में होता है। पहले जब पोटेशियम चैनल बाहर गए, पोटेशियम चैनल खुले, दैट इज द फर्स्ट फेज, जिससे पोटेशियम को बाहर निकाल दिया, बट इट विल क्रिएट रिवर्सल ऑफ आयंस, आयंस रिवर्स रह गए, तो उसको सही करने के लिए नाउ पोटेशियम सोडियम पंप विल ओपन। और अगर ये ओपन हो गए तो सारी कहानी सही हो जाएगी। देखो तुम, अगर ये ओपन हो जाएंगे तो जरा मुझे बताना कि इनकी ओपनिंग की वजह से ये क्या करते हैं, नोकिया, सोडियम आउट पोटेशियम इन। तो जो सोडियम अंदर कैद हो गए हैं उनको तो बाहर निकाल देंगे, भाई जाओ अब सोडियम आयंस, आपका काम हो गया, बॉडीगार्ड्स को बाहर और गर्ल्स को मतलब प्रेटी पोटेशियम को अंदर। यही तो चाहते थे हम
कि वापस से अंदर पोटेशियम आयन आ जाए और बाहर सोडियम आयन चले जाएं। तो वो काम किसने किया? सोडियम पोटेशियम पंप ने। तो रीपोलराइजेशन के एंड में, मतलब एक्चुअली रेस्टिंग स्टेट ही तो आ गई वापस से, तो अगेन हम वापस से वही चीज यूज कर सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेट को बनाए रखना या उसको लाना किसका काम है? सोडियम पोटेशियम पंप का। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल्स, और मैं जस्ट यहां पर लिख रही हूं एंड लेटर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट्स टू गेन रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, मतलब चार्ज तो आ गया था बट जो आयंस की गड़बड़ हुई थी उसको सही कर दिया सोडियम पोटेशियम पंप ने। अब समझ गए कि सोडियम को बाहर क्यों फेंकते हैं ये? क्योंकि ऑलरेडी सोडियम अंदर ज्यादा है, उनको बाहर फेंक दिया जाता है, और जो पोटेशियम बाहर थे उनको वापस अंदर ले लिया जाता है। क्लियर? तो इस तरह आपके न्यूरॉन का एक एक सेगमेंट में ये सारी चीजें होती जाती हैं एंड नर्व इंपल्स विल ट्रैवल। और ये बहुत ही फास्ट होता है, हमको समझने में जितना समय लगा उतने में तो पता नहीं कितने सारे न्यूरॉन से कितने सारे मैसेज कंडक्ट हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा था ना, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म था ना। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द राइज इन द स्टिमुलस। अब रीपोलराइजेशन को कैसे समझाया एनसीईआरटी में? द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू सोडियम। क्या कह रहा है ये पॉइंट? ऐसे मतलब ये कह रहा है कि जो सोडियम चैनल्स की परमिएबिलिटी, सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी बढ़ी थी ना स्टिमुलस की वजह से डीपोलराइजेशन के दौरान, इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ये परमिएबिलिटी बहुत कम समय के लिए होती है और तुरंत सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। सो इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम। वैसे तो पहले से ही पोटेशियम के लिए परमिएबल थी क्योंकि लीक चैनल्स तो खुले थे, बट नाउ दिस विल राइज, ये परमिएबिलिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि सारे पोटेशियम चैनल्स उस जगह पर खुल जाएंगे। ओके, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। देखो सेकेंड में भी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, within a fraction of a second potassium diffuse outside and restore the resting potential of the membrane at the site of excitation, and the fiber become once more responsive to further stimulation। वापस से -70 मिलीवोल्ट ले आता है जिससे कि फाइबर अगेन नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव कर सके। बट डू रिमेंबर, यहाँ इन्होंने दोबारा से लिखा नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब पोटेशियम का डिफ्यूजन हुआ तो उसके बाद जो पोटेशियम और सोडियम है उनकी पोजीशन उलट पुलट गई है। उसको सीधा करने के लिए, उसको सही करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूं एंड सोडियम पोटेशियम पंप ऑल्सो एक्टिवेट्स। बस इतना सा भी लिख लोगे ना तो तुमको रिवीजन के वक्त याद आ जाएगा कि ये क्यों एक्टिवेट हुए। ठीक है, क्लियर? ये देखो यहाँ पर रीपोलराइजेशन में क्या दिखाया है आपको, किसका रोल दिखाया है? पोटेशियम चैनल्स का। ठीक है, ये सोडियम चैनल्स तो बंद पड़े हैं, वो तो सिर्फ डीपोलराइजेशन के वक्त खुलते हैं। ठीक है, और सोडियम ये है क्या सोडियम चैनल? सोडियम चैनल्स तो बंद पड़े हैं, और जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो इनिशियली तो बंद है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि रीपोलराइजेशन के दौरान इनिशियली तो ये बंद पड़े हैं, पंप जो है वो इनिशियली क्लोज्ड है एंड लेटर ओपन, फिर ओपन हो जाएंगे जिससे कि सोडियम पोटेशियम अपनी सही पोजीशन पर आ जाएं। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स। एक छोटा सा वर्ड यहाँ पर मैं और ऐड करूंगी। अच्छा, मैंने इन तीनों स्टेट को ना यहाँ एक साथ लिख दिया है कि तीनों के टाइम पर क्या क्या पोटेंशियल है और कौन किसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। इसमें तुम ये भी याद रखना कि जब सोडियम पोटेशियम पंप खुल रहे हैं तो सोडियम आउट जा रहा है, पोटेशियम इन आ रहा है। सोडियम चैनल्स खुल रहे हैं तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हो रहा है, और पोटेशियम चैनल्स खुल रहे हैं तो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो रहा है। ठीक है, एक टर्म होती है बच्चों हाइपर पोलराइजेशन, एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट अगर कुछ भी इससे रिलेटेड छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पूछ लें तो बहुत आसान है। देखो एक्चुअली क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट भी आती है जब ये सब चल रहा होता है ना न्यूरॉन में। अगर मैं इसको आप एक ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो मान लो जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर है तो हम कह रहे हैं -70 मिलीवोल्ट है। ठीक है, अब स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के आने पर ये मान लो थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, तो क्या होता है कि न्यूरॉन किस तरफ जा रहा है, न्यूरॉन का इंपल्स पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी न्यूरॉन क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। तो डीपोलराइजेशन का मतलब जब +35 मिलीवोल्ट पे ये पहुंच गया तो अब क्या होगा, अब ये वापस से जब डाउन आएगा दैट इज रीपोलराइजेशन, यानी वापस से जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और जब ये -70 पे पहुंच रहा था ना तो कुछ थोड़े से बिल्कुल 1 to 2 मिली सेकेंड्स के लिए ये
और नेगेटिव में चला जाता है, -70 से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, -90 मिलीवोल्ट के अप्रोक्सीमेटली आ जाता है कई बार, ठीक है। तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। पर ये हाइपर पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हाइपर पोलराइज न्यूरॉन भी इज नॉट रिस्पॉन्सिव, तो तुरंत इस हाइपर पोलराइजेशन को सही कर दिया जाता है। और ये क्यों होता है पता है हाइपर पोलराइजेशन? क्योंकि जब पोटेशियम आयंस को बाहर भेज रहे हैं ना फटाफट से, तो वो जरूरत से ज्यादा ही बाहर चले जाते हैं, और जरूरत से ज्यादा बाहर जाने की वजह से अंदर -70 से भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। तो फिर तुरंत सोडियम पोटेशियम पंप खुल जाते हैं और इस गड़बड़ को सही कर देते हैं। और इसीलिए सोडियम पोटेशियम पंप को इस तरह बनाया है कि वो 2 पोटेशियम को अंदर लेंगे और 3 सोडियम को बाहर फेंकेंगे टू इंप्रूव दिस मिस्टेक, मतलब ये जो भी एक डिस्टर्बेंस हुआ है उसको सही करने के लिए। तो वापस से न्यूरॉन नॉर्मल पोलराइज स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज हाइपर पोलराइजेशन? सिंपली ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन द रिटर्निंग पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है, एंड एक्सोलेमा इज नॉट एबल टू रिसीव नेक्स्ट स्टिमुलाई। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और ये भी याद रखना कि जब न्यूरॉन स्टिमुलस रिसीव नहीं कर सकती ना, उस पीरियड को कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्टरी पीरियड। उस पीरियड को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो कि सिर्फ 1 से 2 मिली सेकेंड्स का होता है, ठीक है। बट सोडियम पोटेशियम पंप तुरंत रेस्टिंग पोटेंशियल पर ले आएगा न्यूरॉन को, -70 पर ले आएगा, एंड न्यूरॉन बिकम रिस्पॉन्सिव फॉर नेक्स्ट स्टिमुलस। डन? समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो ये जो भी मैंने इसमें आपको डायग्राम बनाकर समझाया है, मैं कहूंगी कि आप लोग ये सारी चीजें खुद से एक बार बनाओगे, और इसके तो स्पेशली चाहे से 2-3 पेजेस पर अच्छी तरह नोट्स बना के उसको एनसीईआरटी में चिपकाना ही पड़े, ये काम जरूर से कर लो। क्योंकि ये टॉपिक आप जब कुछ दिनों बाद पढ़ोगे तो आपको फिर से दिमाग से बिल्कुल साफ हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी खुद के नोट्स बनाकर एनसीईआरटी में स्टिक कर दो, तो जब भी रिवाइज करोगे आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। अब आप नहीं उलझोगे कभी भी, कोई भी अगर उलझ रहा है तो उसको 1-2 बार पढ़ा और देना, बल्कि मैं तो कहूंगी पढ़ाओगे ना तो आप फिर तो बिल्कुल ही कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इम्पल्स का कंडक्शन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इम्पल्स का ट्रांसमिशन पढ़ेंगे कि इम्पल्स कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाती है बाय द जंक्शन कॉल्ड सिनैप्स, ठीक है। गुड बाय।